नमस्ते। जय श्री राम रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कानूनी लड़ाई और ऐतिहासिक घटना की गहराई से पड़ताल करेंगे जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था और सामाजिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह घटना 17 अगस्त 1920 को बॉम्बे हाई कोर्ट के विशाल प्रांगण और उसके आसपास के क्षेत्रों में घटित हुई थी, जहां एक तरफ समाज का प्रभावशाली और संपन्न वर्ग था, तो दूसरी तरफ न्याय की आस में खड़ा एक साधारण परिवार। उस समय के बंबई की फिजाओं में बदलाव की सुगहाट थी, और इसी तारीख को कोर्ट रूम के भीतर जो दलीलें दी गईं, उन्होंने भविष्य के भारत की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई। इस विषय पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आपको हमारा यह तथ्यात्मक संकलन और शोध पसंद आए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपके विचार और आपकी प्रतिक्रिया हमें निरंतर बेहतर और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने के लिए प्रेरित करती है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें उस दौर की सामाजिक संरचना और कानूनी पेचीदगियों को समझना होगा। 1920 का दशक वह समय था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का कानून तो लागू था, लेकिन ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में आज भी सामंती सोच का बोलबाला था। महाराष्ट्र के सतारा जिले से शुरू हुआ यह विवाद मामूली मजदूरी से शुरू होकर चोरी और जानलेवा हमले जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच गया था। शंकर नाम का एक खेतिहर मजदूर, जिसने पूरी ईमानदारी से जमींदार रघुपति राव पाटिल के खेतों में पसीना बहाया था, उसे जब अपनी मेहनत की कमाई मांगने पर सलाखों के पीछे डाल दिया गया, तो यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे शोषित समाज के आत्मसम्मान का प्रश्न बन गया। पुलिसिया कार्रवाई और शुरुआती अदालती दस्तावेजों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि शंकर के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने वाले लोग प्रभाव और पैसे के दम पर खड़े किए गए थे। जब यह मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास पहुंचा, तो उन्होंने इसे केवल एक कानूनी केस के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामाजिक बुराई के खिलाफ युद्ध के रूप में देखा। बाबा साहब उस समय लंदन से बैरिस्टर बनकर लौटे थे, और उनके पास वकालत के माध्यम से अकूत धन कमाने के अवसर थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों का हाथ थामना उचित समझा जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की सीढ़ियों पर उस दिन भारी भीड़ जमा थी, और हर किसी की नजरें उस युवा बैरिस्टर पर टिकी थीं, जो बिना किसी घबराहट के बड़े बड़े नामों के सामने चुनौती पेश करने वाला था। अभियोजन पक्ष की ओर से एडवोकेट त्रिवेदी जैसे दिग्गज वकील खड़े थे, जिनके पास अनुभव और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। त्रिवेदी ने अपनी शुरुआती दलीलों में शंकर को एक आदतन अपराधी के रूप में पेश करने की कोशिश की, और उन तमाम गवाहों को कटघरे में खड़ा किया जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से झूठी गवाही तैयार की थी। अदालत की कार्यवाही जैसे जैसे आगे बढ़ी, बाबा साहब ने अपनी जिरह के जरिए उन झूठ की परतों को उधेड़ना शुरू किया जो बहुत ही सफाई से बुनी गई थीं। उन्होंने सबसे पहले उस चश्मदीद गवाह से सवाल पूछे जिसने दावा किया था कि उसने अंधेरी रात में शंकर को चोरी करते देखा था। यहां बाबा साहब की वैज्ञानिक सोच और गहरी तैयारी काम आई। उन्होंने खगोलीय गणनाओं और तत्कालीन पंचांग का हवाला देते हुए यह साबित कर दिया कि जिस समय और तिथि की बात गवाह कर रहा है, उस दिन आसमान में घनघोर अंधेरा था, और बिना किसी कृत्रिम रोशनी के 50 फीट की दूरी से किसी भी व्यक्ति का चेहरा पहचानना मानवीय रूप से असंभव था। इस एक तर्क ने अभियोजन पक्ष के सबसे मजबूत गवाह की विश्वसनीयता को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि वहां मौजूद बड़े बड़े वकील भी इस सूक्ष्म विश्लेषण की कल्पना नहीं कर पाए थे। इसके बाद मामले का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब बाबा साहब ने जमींदार के बही खातों को चुनौती दी। उन्होंने अदालत से विशेष अनुमति लेकर उन दस्तावेजों का निरीक्षण किया और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वह खामी ढूंढ निकाली जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती थीं। उन्होंने अदालत को दिखाया कि जिन पन्नों पर शंकर के नाम की उधारी दर्ज की गई थी, उन पन्नों का वाटरमार्क और कागज की गुणवत्ता बाकी के पुराने पन्नों से पूरी तरह भिन्न थी। उन्होंने फॉरेंसिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह स्पष्ट किया
कि यह उधारी 2 साल पुरानी नहीं, बल्कि केस दर्ज होने के कुछ दिन पहले ही फर्जी तरीके से तैयार की गई थी। इस साक्ष्य ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी और यह स्पष्ट हो गया कि पीड़ित को फंसाने के लिए साक्ष्यों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है। बीच चर्चा में मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप इस ऐतिहासिक घटनाक्रम और इसके पीछे की कानूनी बारीकियों को समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके द्वारा साझा किए गए विचार हमें इस प्रकार के शोधपरक विषयों पर और अधिक काम करने का साहस देते हैं। कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि आप इस कानूनी जीत को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। बाबा साहब की अंतिम दलीलें केवल एक वकील की बहस नहीं थीं, बल्कि वे न्याय शास्त्र का एक उत्कृष्ट अध्याय थीं। उन्होंने अदालत को संबोधित करते हुए कहा था कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं है कि वह सच को देख न सके, बल्कि इसलिए है ताकि वह ऊंच नीच और अमीरी गरीबी के भेदभाव से ऊपर उठकर फैसला सुना सके। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आज एक निर्दोष को सिर्फ इसलिए सजा होती है कि वह समाज के कमजोर वर्ग से आता है, तो यह केवल उस व्यक्ति की हार नहीं, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था का पतन होगा। उनकी आवाज में जो दृढ़ता और उनके तथ्यों में जो वजन था, उसने न्यायाधीश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अंततः अदालत ने स्वीकार किया कि शंकर के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार और विद्वेषपूर्ण थे। इस फैसले का असर केवल उस एक मामले तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरे देश में यह संदेश दिया कि कानून का सही ज्ञान और निडरता किसी भी सत्ता या प्रभाव को झुका सकती है। इस जीत के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर जो जनसैलाब उमड़ा, वह इस बात का गवाह था कि लोगों का न्यायपालिका में विश्वास फिर से जाग उठा है। बाबा साहब ने उस दिन साबित किया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे सामाजिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने शंकर के परिवार को गले लगाते हुए जो शब्द कहे थे, वे आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था कि किसी के चरणों में गिरकर जीवन जीने से बेहतर है कि शिक्षा ग्रहण की जाए और अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ा जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह केस आज भी कानून के छात्रों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि दस्तावेजों की गहराई से जांच और वैज्ञानिक तर्कों का समावेश न्याय दिलाने में कितना महत्वपूर्ण होता है। उस समय की आधिकारिक रिपोर्टों और तत्कालीन समाचार पत्रों ने इस मुकदमे को गरीब की जीत के रूप में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। हालांकि इसके बाद भी बाबा साहब को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके संकल्प ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसे कई मुकदमे लड़े जहां न्याय मिलना लगभग असंभव प्रतीत होता था। आज की स्थितियों में जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तब भी जमीनी स्तर पर न्याय की लड़ाई उतनी ही कठिन है। यह ऐतिहासिक घटना हमें याद दिलाती है कि समाज के हर वर्ग को कानूनी सहायता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। शासन और प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए बयान भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय संविधान की जो नींव बाबा साहब ने रखी थी, उसमें हर नागरिक की गरिमा का विशेष ध्यान रखा गया है। सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो इतिहासकार इस मुकदमे को आधुनिक भारतीय न्यायपालिका का एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं, जिसने भविष्य के वकीलों को तथ्यों के प्रति ईमानदार रहने की प्रेरणा दी। इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि शक्ति और संसाधन भले ही किसी के पास कितने भी क्यों न हो, लेकिन सत्य और तर्क के सामने उन्हें एक दिन झुकना ही पड़ता है। बाबा साहब का वह संघर्ष आज भी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देता है। उन्होंने वकालत को पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का जरिया बनाया और इसी सोच ने उन्हें विश्व के सबसे महान विधिवेत्ताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया। हमें उनके जीवन और ऐसे ऐतिहासिक मुकदमों से यह सीख लेनी चाहिए कि ज्ञान का संचय केवल स्वयं की उन्नति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए होना चाहिए। इतिहास की यह गौरव गाथा हमें निरंतर प्रेरित करती है कि हम अपने मूल्यों और सच्चाई के मार्ग से कभी विचलित न हों। न्याय का पथ कठिन हो सकता है, लेकिन वह कभी भी असंभव नहीं होता। समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव को केवल कानून के माध्यम से ही नहीं,
बल्कि अपनी वैचारिक मजबूती से भी खत्म किया जा सकता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने उन अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश की है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं दब जाते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपको हमारे गौरवशाली कानूनी इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समझने में मदद मिली होगी। न्याय की यह मशाल जो बाबा साहब ने जलाई थी, उसे जलाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज के हर व्यक्ति तक उसके अधिकारों की जानकारी पहुंचाना और एक न्यायपूर्ण वातावरण का निर्माण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शांत और धैर्यपूर्ण तरीके से परिस्थितियों का विश्लेषण करना और तथ्यों पर अडिग रहना ही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। आशा है कि आप इस कहानी के मर्म को समझेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ हम आज की इस विशेष रिपोर्ट को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि यह ऐतिहासिक सफर आपको भविष्य के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करेगा।